हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेकंड मॉक टेस्ट है। स्पेशल आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम है, ट्रेडमैन का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, जितने वनडे एग्जाम है सभी के लिए काफी बेनिफिशियल ये मॉक टेस्ट है दोस्तों जी। ठीक है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे जुड़े रहिए पेशेंस के साथ। हर क्वेश्चन पर आप ये कोशिश कीजिए कि क्या ये आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया है दोस्तों। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये कथन और निष्कर्ष का सवाल है दोस्तों। ठीक है, अब कथन और निष्कर्ष को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। 150 वाला है, डायग्राम मेथड है, वावल वाला मेथड है। ठीक है, लेकिन जो सबसे आसान और सबसे बेस्ट मेथड है वो है आपका डायग्राम मेथड। जैसे जैसे स्टेटमेंट दे रखी है वैसे वैसे आप डायग्राम बनाइए और आखिरी में कंक्लूजन्स को ड्रा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि सभी गुलाब क्या हैं, पीले हैं, और कुछ गुलाब क्या हैं, फूल हैं। तो आप चाहो तो पहली स्टेटमेंट का डायग्राम पहले बना लो या दूसरी स्टेटमेंट का डायग्राम पहले बना सकते हो, अपनी सुविधा के अनुसार आप बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पे दूसरे स्टेटमेंट का डायग्राम पहले बना रहे हैं कि कुछ गुलाब क्या है, फूल है। तो ये हमने मान लीजिए ये क्या ले लिए भाई, सारे के सारे गुलाब, और इनमें से कुछ गुलाब क्या है दोस्तों, फूल है। और कह रहा है कि सभी गुलाब कैसे हैं, पीले हैं। जितने भी गुलाब हैं सारे के सारे कैसे हैं, पीले हैं। आप ऐसे बना सकते थे, जितने भी गुलाब हैं वो सारे कैसे हैं, पीले हैं, और कुछ गुलाब क्या है, फूल है। बात तो वही है, लेकिन दिक्कत क्या है, जब आप दूसरा बनाते हैं तो आप ये डायग्राम ऐसा बन सकता है, इस प्रकार का। ठीक है, बहुत सारे डायग्राम यहां पे ड्रा हो सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हम एसएससी पढ़ रहे हैं। ये चीजें बैंकिंग में आती हैं इतनी गहराई से। ठीक है, तो एसएससी में क्या होता है, डेफिनेट निष्कर्ष ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जो निश्चित रूप से या तो सही होगा या फिर गलत होगा। अब यहां पे देखिए, हमने जो डायग्राम बनाया है तो सारे के सारे गुलाब कैसे हैं, पीले हैं। कुछ गुलाब क्या है, फूल है। लेकिन पीले और फूल में कैसा संबंध है दोस्तों, सम करलेशन है, कुछ करलेशन है। पहला निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ गुलाब पीले हैं। जब सारे के सारे गुलाब ही पीले हैं तो क्या कुछ गुलाब पीले होंगे, डेफिनेटली होंगे दोस्तों। कैसे, मैंने आपसे कहा भाई सेब और फल, तो आप कहेंगे सर जितने भी सेब हैं सारे के सारे क्या हैं, फल हैं। तो जब सारे सेब फल हैं तो क्या कुछ फल सेब नहीं है, यानी कुछ सेब फल नहीं है, बिल्कुल है। जब सारे ही सेब फल हैं तो कुछ सेब भी क्या है, फल हैं। ठीक है दोस्तों, आप रिवर्स क्या कह सकते हो कि सारे के सारे फल हैं वो सेब नहीं है, फलों में से कुछ क्या है, सेब है। मतलब मोटे तौर पर आप ये समझिए कि जहां पे ऑल है उसको आप सम पढ़ सकते हो, लेकिन सम को ऑल नहीं कहा जा सकता। कैसे कि भाई जितने भी कार है ना, जितने भी कार हैं उन सभी को आप व्हीकल कह सकते हो। अरे कार है तो क्या है, व्हीकल है। जितने भी कार हैं सारे की सारी क्या है, व्हीकल है। लेकिन क्या सारे व्हीकल कार है, नहीं, कुछ ही व्हीकल क्या है, कार है। बात आ रही समझ में। तो वही सेम चीज ये है कि जब सारी की सारी कारें व्हीकल है तो कुछ कार है वो भी क्या है, व्हीकल है। मतलब हम इनडायरेक्टली ऑल को ही क्या कह रहे हैं, सम कह रहे हैं। तो निष्कर्ष एक यहां पे क्या होगा, सही होगा। दूसरा कह रहा है कि सभी गुलाब फूल हैं। क्या सारे गुलाब फूल है दोस्तों, नहीं दोस्तों, कुछ ही गुलाब फूल है, कुछ फूल गुलाब है। तो नंबर एक निष्कर्ष यहां पे सही होगा। केवल निष्कर्ष एक निकलेगा, ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले सवाल में भी आपको कथन और निष्कर्ष का ये सवाल है, और सवाल में दे रखा है कि कुछ बिल्लियां क्या है भाई, कुत्ते हैं। कुछ बिल्ली क्या है, कुत्ते हैं, और सभी काले क्या है, कुत्ते हैं। तो देखिए, पहले हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। सभी काले क्या है, कुत्ते। तो जितने भी काले हैं ये सारे काले हैं भाई, और सारे के सारे काले क्या है भाई, कुत्ते हैं। और कह रहे कि कुछ कुत्ते क्या है, बिल्ली है। तो हमने ये डायग्राम बनाया, लेकिन आप सभी जानते हैं ये डायग्राम ऐसे बन सकता था, ये लो जी काले, जितने भी काले हैं सारे क्या हैं, कुत्ते हैं।
और हमें पता है कि कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं, तो ये डायग्राम भी बन सकता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे डायग्राम ये भी बन सकता है, क्योंकि आपका संबंध बिल्ली और कुत्ते से है। बिल्ली और काले का संबंध है या नहीं है, ये स्टेटमेंट से तो कहीं प्रूव हो नहीं रहा, लेकिन आपको पता है यहां पे दो कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो बिल्ली और काले में संबंध हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, और ऐसे केस को हम कहते हैं आइदर और। क्या कहते हैं दोस्तों? आइदर और कहते हैं। आइदर और का मतलब होता है कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके बीच में क्लियर नहीं है कि उनके बीच में संबंध है या नहीं है। देखो यहां पे क्लियर नहीं है, हमें क्लियर है काले और कुत्ते में, सभी काले क्या है, कुत्ते हैं। हमें क्लियर है कुत्ते और बिल्ली में कि कुछ कुत्ते क्या है, बिल्ली हैं, लेकिन हमें क्लियर नहीं है कि काले और बिल्ली में कैसा संबंध है। हम दो डायग्राम बना रहे हैं तो दोनों से अलग अलग रिलेशन निकल के आ रहा है। एक से लग रहा है कि काले और बिल्ली में कोई संबंध नहीं है, मतलब नो का संबंध है, और एक से लग रहा है कि काले और बिल्ली में क्या होता है दोस्तों, सम का संबंध हो सकता है। और यही चीज आपकी क्या कहलाती है, आइदर और कहलाती है। और आइदर और में अकेला निष्कर्ष चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। कैसे? मैंने कहा कि कुछ बिल्ली काले हैं, तो आप कहेंगे सर कुछ बिल्ली काली हो भी सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी बिल्ली काली ना हो, क्योंकि यहां पे दो पॉसिबिलिटी हैं। अब आप आइदर और का केस है और अकेला निष्कर्ष है, यहां पे क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। अगर यही चीज मैं ऐसे होता, ऐसे लिखता कि कोई बिल्ली, मैं ऐसे लिख रहा इसी चीज को कि कोई बिल्ली काली नहीं है, तो आप कहेंगे सर कोई बिल्ली काली नहीं है, हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ बिल्ली काली हो, क्योंकि दोनों ही चीजें यहां पे पॉसिबल है। दो में से एक चीज यहां पे पॉसिबल है, अकेला निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। अगर दोनों ही निष्कर्ष आपको एक साथ दे दिए जाएं, एक में कह रहा है कि कुछ बिल्ली काली है, एक में कह रहा है कि कोई बिल्ली काली नहीं है, मतलब एक में सम पॉजिटिव है, दूसरा में नो नेगेटिव है, तो ऐसे केस में ही हम कहते हैं कि या तो एक या नंबर दो निष्कर्ष क्या है, सही है। और इसी चीज को हम कहते हैं आइदर और, कि दोनों में से एक बात क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, तो उम्मीद है चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। कह रहा है कि कुछ बिल्लियां काली हैं, आपको पता है कुछ बिल्ली काली हो भी सकते और नहीं भी हो सकती, तो नंबर एक निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। आइदर और वाले केस में अकेला निष्कर्ष चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, गलत होगा। दूसरा, कुछ कुत्ते काले हैं, डेफिनेटली जब सारे काले कुत्ते हैं तो कुछ कुत्ते भी क्या होंगे, काले होंगे, बिल्कुल सही है यहां पे निष्कर्ष है। तो केवल निष्कर्ष दो यहां से निकल सकता है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल मैट्रिक्स का है, यहां पे शब्द है, उसके लिए कोड दे रखा है प्रत्येक लेटर का, और आपको बताना है कौन सा सवाल या कौन सा ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा। तो जो देखिए पहला जो सवाल है उसमें आपसे शब्द पूछा गया है राइज। अब इसको सवाल को कैसे हम सोल्व करेंगे, इसकी अप्रोच आप समझिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है यही चीज। ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए करने का जो बेस्ट मेथड है वो है आप इसको रिवर्स सोल्व कीजिए पीछे से, और एक लेटर को पहले सभी ऑप्शंस में चेक कीजिए। जैसे ई की जो भी पोजीशन चारों ऑप्शन में दे रखी है उस पर चेक कीजिए कि ई उस पोजीशन पर है या नहीं है। अगर किसी में ऐसा नहीं होता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर नहीं होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे यहां पे ई की पोजीशन दिखाई गई है, सभी ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए में 2 4, ऑप्शन बी में 6 9, 3 6 और आपका 6 4। अब आप दोनों मैट्रिक्स का अध्ययन कीजिए और आप ये बताइए कि क्या 2 4 पर ई है, 2 4 पर ई। तो पहले आप रो देखेंगे फिर कॉलम देखेंगे, 2 और 4 पर आपका ई होना चाहिए। तो 2 4 पर देखते हैं तो आपको पता है ई है बिल्कुल, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो सकता है। अब 6 9 पर चेक कीजिए क्या ई है, तो 6 9 तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ऑप्शन बी यहां पे गलत हो जाएगा। 3 6 पर ई है क्या, तो 3 6 पर आप देखेंगे तो ई नहीं है, ओ है, तो ये भी गलत।
6 4 पर ई है, तो 6 4 को चेक करते हैं तो यहां पे डेफिनेटली ई है। मतलब कि हमने केवल ई को चेक करते हुए दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब अगले लेटर पे चलेंगे। एस है, ये होना चाहिए या तो 3 5 पर या फिर एस होना चाहिए 3 2 पर। तो 3 2 पर देखें तो एस नहीं है दोस्तों, इसका मतलब ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा। बस कुछ नहीं करना, आपको रिवर्स सोल्व करना है। 95% सवालों में पीछे से ही गलती मिलती है। बच्चे क्या करते हैं, इसको शुरू से सोल्व करते हैं एक एक ऑप्शन को पूरा, ठीक है। आर को चेक करेंगे, आई को चेक करेंगे, एस को चेक करेंगे, फिर पता लगेगा ई नहीं था। तो अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो यही सवाल आपका कम से कम 1 से 1.5 मिनट ले लेगा। रिवर्स जब आप सोल्व करेंगे और एक लेटर को चेक करेंगे सभी में, तो यही सवाल आप 5 से 10 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे अगला सवाल है, सेम कंसेप्ट पर आधारित है, शब्द है डोजियर। अब डोजियर में हम करेंगे क्या दोस्तों, डोजियर है उसमें करेंगे क्या, डोजियर दे रखा है तो सबसे पहले हम आर को चेक करेंगे। आर दे रखा है कहां कहां दोस्तों, 3 6 5 2 5 5 और 6 6 दोस्तों। अब आप चेक कीजिए क्या 3 6 पर आर है, तो 3 6 पर ओ है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। 5 2 पर आर है क्या, तो 5 2 पर आर होना चाहिए, चेक कीजिए 5 2 पर ओ है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। क्या 5 5 पर आर है, तो 5 5 पर भी आर नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब बचता है ऑप्शन डी, यही आपका आंसर होगा क्योंकि 6 6 पर आर है दोस्तों। केवल एक लेटर के आधार पे हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और सवाल को हमने चंद ही सेकंडों में क्लिक कर दिया राइट आंसर पर। ठीक है दोस्तों, तो यही बेस्ट मेथड है मैट्रिक्स को सोल्व करने का। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है। तो ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें तो दे रखा है 18 981, ऑप्शन बी दे रखा है 64 354, ऑप्शन सी दे रखा है 93 892 और ऑप्शन डी दे रखा है 56 138। अब इसमें विषम कैसे निकालें दोस्तों, तो देखिए यहां पे बहुत सारे लॉजिक और पैटर्न काम कर सकते हैं। हो सकता है कि जो संख्याएं दे रखी हैं उनके अंकों का योग समान हो, एक में अलग हो तो वो अलग हो जाएगा। हो सकता है विशेष पैटर्न पे संख्याएं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट की गई हो सकता है स्क्वायर हो, क्यूब हो, मल्टीपल हो, ठीक है। और अगर वो भी पैटर्न नहीं है तो फिर आपको कुछ अलग हटके यहां पे सोचना पड़ता है दोस्तों। तो अगर यहां पे हम देखें तो देखो 18 है, ये 81 है, तो ये तो कोई हो सकता है कि अंकों का क्रम चेंज कर दिया हो, लेकिन और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है। अच्छा यहां पे देखें तो पहला और आखिरी लेटर समान है, और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। यहां पे दूसरा और सेकंड लास्ट लेटर भी समान है, और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। और तीसरी चीज, पहले 2 लेटर का योग 8 और 1 9, आखिरी के 2 लेटर का योग 8 और 1 9, ये बीच में लिखा हुआ है और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा सोचने तक की भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है ये कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों में एना का स्थान जो है ऊपर से 18वां नीचे से 39वां है। 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा में नहीं बैठे भाई और 4 फेल हो गए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। तो हम यहां पे पहले निकालेंगे कुल पास छात्र, और कुल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों टॉप प्लस में बॉटम -1। तो एना जो है पास होने वाले विद्यार्थियों में आगे से कौन सी 18वीं प्लस पीछे से कौन से दोस्तों 39वीं -1, तो आएगा 57 -1 56 विद्यार्थी। तो ये हो गए 56 विद्यार्थी वो है जो परीक्षा में पास हुए हैं दोस्तों। प्लस में 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 4 है वो फेल हो गए, तो टोटल यहां पे कितने हो जाएंगे 70। इस कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों 70 है। उम्मीद है समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है यहां पे डायरेक्शन डिस्टेंस का। सवाल देखने में बड़ा है लेकिन जब आप सोल्व करोगे इस सवाल को तो बहुत ही आसान ये सवाल है दोस्तों। कह रहा है कि सालू 30 मीटर उत्तर दिशा में चलती है। अब ऐसे सवालों को पढ़ने से पहले आप आखिरी में जाइए कि पूछा क्या है। अगर केवल आपसे डायरेक्शन पूछी होती तो यहां पे सवाल का डायग्राम बनाने तक की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन
यहां पे आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ही, तो आपको इस सवाल में डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल पर जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर सवाल में कहीं दायां प्रयोग हुआ है कि दाएं मुड़ा, तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेना है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति यहां से चल के पूर्व दिशा में और गए यहां पे, और यहां से वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब वो दिशा जिसमें घड़ी की सुइयां चलती हैं। तो यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेंगे तो नीचे की ओर मुड़ जाएगा, ऐसे आएगा। अब मान लीजिए मैं कहता हूं यहां से इसने बाएं टर्न लिया है, तो बाएं का मतलब क्या होगा, बाएं का मतलब होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो व्यक्ति ऐसे जाएगा। बस आपको दायां और बायां ही ध्यान रखना है, बाकी तो डायरेक्शन डिस्टेंस में कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सवाल में जैसे जैसे दे रखा है डायग्राम बना दीजिए। कह रहा है कि सालो 30 मीटर उत्तर दिशा में चलती है। मान लीजिए सालो ने यहां से चलना स्टार्ट किया, 30 मीटर गई उत्तर दिशा में, फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर, तो दाएं किधर मुड़ेगी दोस्तों, क्लॉकवाइज, और कितना गई है 30 मीटर। फिर दाएं मुड़ती है और कितना चलती है दोस्तों, 55 मीटर। तो यहां से दाएं मुड़ेगी क्लॉकवाइज 90 डिग्री नीचे की ओर, और कितना जाएगी दोस्तों, 55 मीटर। यहां से यहां गई दोस्तों 55 मीटर। फिर कह रहा है कि यहां से फिर से वो बाएं टर्न लेती है और 20 मीटर, तो यहां से बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलेगी, कितना भाई 20 मीटर। फिर बाएं टर्न लेती है और 25 मीटर चलती है, ठीक है दोस्तों, कितना चलती है 25 मीटर, ठीक है, और यहां से वो रुक जाती है दोस्तों। तो एक बात बताइए, अगर ये 30 है और यहां से 55 चली है तो ये कितना होगा, 55 को मैं लिख सकता हूं 30 तो ये चली और 25 ये चली, यहां से यहां तक 30 चली और यहां से यहां तक 25 चली होगी, टोटल 55 चली है, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से ये जो दूरी है कितनी है, तो आप देखिए ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 होगा, तो दूरी तो कितनी आ जाएगी 50 मीटर की। अच्छा, प्रारंभिक स्थान से देखेंगे तो ये स्थान कौन सी दिशा में है दोस्तों, आपकी डायरेक्शन ऐसे होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। यहां से देख रहे हो इस दिशा में, तो कौन सी दिशा है दोस्तों, ये पूर्व, तो 50 मीटर पूर्व दिशा में इस काल का आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कुछ भी नहीं है, जो स्टेटमेंट दे रखे उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाएंगे और झट से सवाल को सोल्व कर देंगे दोस्तों। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। कह रहा है कि कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी, नॉन वर्बल का सवाल है, आकृति को पूरा करना है। तो बस आप ये सोचिए कि आपको इस प्रकार से बॉक्स दे रखा है दोस्तों, ठीक है, और आपसे यहां पूछा है क्या आएगा, तो आप बस ये सोचिए यहां पे वो आकृति आएगी जो इसका अपोजिट होगी। इस कॉलम में अगर कोई आकृति उसी का जस्ट मिरर इमेज यहां पे आएगी, और यहां पे ये दोनों आपस में समान होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे कौन सी आएगी दोस्तों, आप अगर इस आकृति को देखोगे इस बॉक्स के, तो यहां पे जो आकृति है इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो यहां पे क्या होगी दोस्तों, सबसे पहले तो ये और ये और ये, तो ऐसे आकृति किसमें दे रखी है, केवल ऑप्शन बी में, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि ओपन डाइस को फोल्ड किया गया है तो कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती, कौन सी आकृति बन सकती है, यह पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए मान लीजिए ये ओपन डाइस है कोई, पहले आप छोटा सा कंसेप्ट आप समझिए। मान लीजिए ओपन डाइस है, ये है ए 1 सी बी 2 5, ठीक है, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ए का विपरीत क्या होगा, बस इतना पूछा मैंने आपसे। तो दोस्तों ओपन डाइस में होता क्या है कि अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर अगली। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ए का विपरीत क्या होगा, तो ए से अगली सरफेस क्या है, एक, इसको छोड़ दीजिए, फिर क्या आएगा सी, तो ए का विपरीत क्या होगा, सी होगा, ए का विपरीत क्या होगा, सी। इसी प्रकार बी का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, और ए का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने इसको फोल्ड किया, मैंने इसको फोल्ड किया और मैंने फोल्ड किया तो मैंने पाया ए सी और 5। अब आप मुझे बताइए क्या ये फोल्ड सही है या गलत है। तो दोस्तों जब भी किसी ओपन डाइस को फोल्ड किया जाता है ना, दो अपोजिट सरफेस एक साथ नजर नहीं आ सकती। आप खुद सोचिए, एक पासे की दो विपरीत सतह क्या एक साथ नजर आ सकती है, नहीं आ सकती।
अगर सी है तो सी अगर फ्रंट पर है तो ए कहां होना चाहिए, बैक साइड में होना चाहिए। अपोजिट का मतलब एक दूसरे के विपरीत सतह पर। और यहां पे हम देख रहे हैं ए और सी एक दूसरे के विपरीत और यहां पे एक साथ नजर आ रही हैं, तो ये डाइस गलत होगा। बस आप इतना सा ध्यान रखिए कि किसी भी ओपन डाइस को फोल्ड करते हैं तो दो विपरीत सतह एक साथ नजर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो पासा नहीं बनाया जा सकता, फोल्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, इतना ही हम यहां पे आपको कंसेप्ट दे सकते हैं। देखिए अब यहां पे अगर अपोजिट सरफेस की बात करें तो जो सटार जैसा निशान है इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों, ये सर्कल। ये जो वर्ग जैसा निशान है इसका अपोजिट क्या आ जाएगा दोस्तों, बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये जो तीर जैसा निशान है इसका फिर विपरीत क्या बचेगा दोस्तों, ट्रायंगल बचेगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन ए को देखिए, क्या ये आकृति बन सकती है। ऑप्शन ए को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सटार और सर्कल एक साथ नजर आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए, सटार है, बॉक्स है और ट्रायंगल है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। क्या ऑप्शन सी बन सकता था, नहीं। क्यों, क्योंकि ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, जबकि ये तो एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत सतह एक साथ नजर नहीं आ सकती। यही गलती ऑप्शन डी में कर दी, तीर और ट्रायंगल को एक साथ दिखाकर दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओपन डाइस को जब फोल्ड करते हैं तो विपरीत सतह एक साथ नजर नहीं आनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, रेशन का सवाल है। कह रहा है कि अजय की पत्नी बबीता है और चिरंजीवी दिव्या का पिता है। यदि अजय की सास दिव्या के दादा की पत्नी है तो चिरंजीवी की पत्नी के साथ बबीता का क्या रिश्ता है। डायग्राम बना लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो। अजय की पत्नी कौन है, बबीता। तो भाई ये अजय है, मेल पर्सन वर्ग का निशान। इसकी पत्नी कौन है दोस्तों, बबीता। बबीता बना लिया जी। पति पत्नी बराबर का निशान, फीमेल पर्सन सर्कल का निशान। अच्छा जी, चिरंजीवी दिव्या का पिता है। चलिए जी, आगे कह रहा है कि अजय की सास दिव्या के दादा की पत्नी है। अजय की सास कौन होगी दोस्तों, जो बबीता की मां होगी। बबीता की जो मां है वो अजय की सास लगती है, और ये जो महिला है जो अजय की सास है ये दिव्या के दादा की पत्नी है। यानी ये पत्नी है किसकी, दिव्या के दादा की। ये दिव्या का दादा है, तो दिव्या का दादा कौन होगा दोस्तों, दिव्या के पिता चिरंजीवी का पिता, तो ये है दिव्या दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जो अजय की जो सास है वो दिव्या के दादा की पत्नी है। ये दोनों पति पत्नी है। तो दादा कौन हुआ दोस्तों, पिता का पिता। और चिरंजीवी कौन है, दिव्या का पिता है। इस स्टेटमेंट में दे रखा है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए, चिरंजीवी और बबीता आपस में क्या है, क्या बहन भाई नहीं है, बिल्कुल। तो चिरंजीवी की जो पत्नी होगी वो बबीता की क्या लगेगी दोस्तों, भाभी लगेगी। भाई की पत्नी भाभी, यानी इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं सिस्टर इन लॉ। क्या कह सकते हैं दोस्तों, सिस्टर इन लॉ। दोनों आपस में क्या है, भाभी और ननद है। बबीता जो है चिरंजीवी की पत्नी की ननद लगती है, जबकि चिरंजीवी की जो पत्नी है वो बबीता की भाभी लगती है। मतलब इंग्लिश में इनके लिए एक ही शब्द है, सिस्टर इन लॉ दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल है और पूछा गया है कि गोपाल है, उसको MIVUR लिखा गया है, तो राधा को कैसे लिखा जाएगा। तो हम पहले यही चेक करते हैं कि गोपाल को कैसे लिख दिया। तो जो गोपाल है दोस्तों इसको लिखा गया है MIVUR। सबसे पहले आप नंबरिंग डाल दीजिए, 7, 15, 16, 1 और 12, 13, 9, 22, 21 और 18 दोस्तों। अब देखिए, और आपसे पूछा क्या है, राधा। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं सवाल है। नंबरिंग डालते ही आधा सवाल आपका सोल्व हो जाता है। बस आपको सोचना क्या है, पैटर्न क्या लग रहा है दोस्तों। तो देखिए, जी आता है 7वें स्थान पे, एम आता है 13 स्थान पे। 7 में कितना जोड़े कि 13 जाएगा, आप कहेंगे सर प्लस है। फिर ये 15 से 9 हुआ, ओ आता है 15 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे। 15 से 9 किया, माइनस से होगा। अच्छा जी, फिर P से V हुआ, यानी P आता है 16 नंबर पे, V आता है 22 नंबर पे। कितना है दोस्तों, प्लस है। आगे देखेंगे A से U हुआ, माइनस है। 12 से 18 हुआ, प्लस है। कुछ भी नहीं है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। तो सेम पैटर्न, पहले प्लस से करना पड़ेगा, माइनस है, प्लस है, माइनस है और प्लस है। तो 18 और 6 24, यानी पहला लेटर क्या होगा, X होगा। A में से 6 घटाएंगे तो देखो क्या आएगा, U आएगा।
6 और 4 10 जी, 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा यानी बी, और 6 और 1 7 यानी जी, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि दे रखा है आपका ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, डायग्राम बनाना है आपको। कौन सा डायग्राम यहां पे सही होगा, व्हेल, मछली और मगरमच्छ। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, व्हेल, मछली और मगरमच्छ, तो आप मुझे बताइए इनमें संबंध है क्या। तो आप कहेंगे सर व्हेल, मछली और मगरमच्छ तीनों ही जलीय जीव हैं, लेकिन व्हेल और मछली का आपस में कोई संबंध है क्या, क्या व्हेल मछली है, नहीं, व्हेल एक स्तनपायी प्राणी है, वो जलीय प्राणी है। व्हेल है वो मछली नहीं है, व्हेल एक जलीय जीव है। एक्चुअल में जो व्हेल है वो स्तनपायी वर्ग में आता है। इसी प्रकार जो मगरमच्छ है वो रहता तो जल में है, लेकिन वो सरीसृप वर्ग में आता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि तीनों ही चीजें यहां पे क्या है, गलत है। कई बच्चे यहां पे टिक करेंगे कि जी जितनी भी मछली है या व्हेल है वो सारी मछली है और ये मगरमच्छ लगा जाएगा। ऐसा किया तो ये क्या होगा, गलत होगा। यहां पे जो डायग्राम बनेगा वो ये बनाना पड़ेगा, तीनों ही चीजें यहां पे क्या है, अलग अलग है। व्हेल, मछली और मगरमच्छ का आपस में कोई भी संबंध नहीं है किसी प्रकार का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा यहां पे सही है यानी विषम आपको बताना है। तो ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओ एम एन एल एम, ऑप्शन बी को देखें तो टी ओ क्यू ओ पी, ऑप्शन सी को देखें डब्ल्यू यू वी टी यू, और ऑप्शन डी को देखें आर पी क्यू ओ पी। ठीक है, और आपको यहां पे विषम बताना है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल आता है आप यहां पे इनको नंबरिंग दे दो। जैसे यहां पे 15 है, 13 14 12 13, यहां पे 23 21 22 20 और 21, यहां पे देखें तो देखो 20 15 17 15 और 16, यहां पे देखें 18 16 17 15 और 16। दोस्तों तो एक चीज आपको नजर आएगी, यहां पे पहले और आखिरी के लेटर में 2 का संबंध है, यानी 13 2 15 कह सकते हैं, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 आएगा। यहां भी 21 और 23 में 2 का अंतर है, यहां भी 16 और 18 में 2 का अंतर है, लेकिन यहां पे 16 और 20 में कितने का अंतर है दोस्तों, 4 का। तो ऑप्शन बी ही आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और एक और चीज भी आप देख सकते हो, 14 13 12, यानी 14 से एक पहले 13 आता है, 14 के एक 2 बाद 12 आता है, यानी क्रम से देख सकते हैं आप। यहां पे 14 13 12, यहां पे 22 21 20, यहां पे 17 16 15, लेकिन यहां पे क्या है 17 और 15 15। तो ऑप्शन बी ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। किसी भी एंगल से आप इस सवाल को देख सकते हैं, लेकिन आंसर यहां पे बी ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते अगले सवाल पर। तो आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला सवाल यहां पे सीरीज का है। सीरीज क्या दे रखी है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क 5 30 186 1309, और यहां पे दे रखा है 10 480। दोस्तों अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहां पे अंतर निकालेंगे, नहीं पहले आपको करना क्या है, सीरीज को ऑब्जर्व करना है कि सीरीज में हो क्या रहा है। तो यहां पे हम देख रहे हैं 5 से 30 हुआ, 30 के बाद 186, 186 के बाद तो संख्या ही 4 अंकों में चलेगी, 13,009 1309, फिर 5 अंकों में 10,480। तो यहां पे दोस्तों एक ही पैटर्न लग सकता है, ना तो यहां पे स्क्वायर का है, ना क्यूब का है, ना माइनस प्लस का, कोई पैटर्न नहीं है। यहां पे एक ही पैटर्न है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के साथ हो सकता है कि कोई कांस्टेंट नंबर ऐड किया गया हो या कांस्टेंट नंबर घटाया गया हो, या हो सकता है कि कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स ऐड किए गए हों। बात आ रही समझ में, यानी एक ही पैटर्न है, गुणा के साथ प्लस माइनस की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दोस्तों जैसे 5 से 30 बन सकता है 5 गुणा में 5 कर प्लस में 5, 5 5 25 प्लस में 5, और 5 से 30 एक प्रकार से और बन सकता है 5 गुणा में 7 माइनस 5, 5 7 35 माइनस 5 करेंगे 30 आ जाएगा, और 5 5 25 प्लस में 5 करेंगे तब भी 30 आएगा। दोस्तों लेकिन 30 से आगे बढ़ेंगे तो 30 का गुणा अगर आप 8 से करते हो, 9 से करते हो, तो संख्याएं बहुत ज्यादा बड़ी चली जाएंगी, यानी नीचे वाला पैटर्न यहां पे लागू नहीं हो रहा है।
ऊपर वाला देखते हैं तो 30 गुणा में 6 प्लस में 6, तो 30 गुणा में 6 180, प्लस में 6 186। आगे क्या है गुणा 7 प्लस 7, आगे क्या है गुणा 8 प्लस में 8 दोस्तों। तो यहां पे क्या होगा गुणा 4 प्लस में 4, यानी किसी संख्या का 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 जोड़ा होगा तो 5 आएगा, तो 5 में 4 घटाएंगे 1। किस संख्या का गुणा 4 से करने पर 1 आएगा, तो आप कहेंगे सर 0.25। क्या आएगा दोस्तों 0.25 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आएगा 1, प्लस में 4 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा 0.25 दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहां पे कह रहा है कि कौन सी आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बस आपको ऑब्जर्व करना है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए और ये चेक कीजिए कि कौन सी आकृति में ये आकृति आपको छुपी हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में तो ये कहीं भी नजर नहीं आ रही है, ऑप्शन सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। ठीक है, तो केवल ऑप्शन बी बचता है। अगर ऑप्शन बी को आप देखते हैं यहां ध्यान से, नीचे वाला जो बॉक्स है इस प्रकार से जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन जो बनी हुई है ऑप्शन बी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन इस प्रकार से बनी हुई है ऐसे, और यहां पे एक सर्कल है और ये यहां पे यहां जा रही है। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है, और यहां से ऐसे आ रही है, तो ये क्या ये आकृति नहीं है, तो यही आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। शब्द क्या है दोस्तों रीअप्रोचमेंट, और रीअप्रोचमेंट से कौन सा दिया गया शब्द नहीं बन सकता। तो बस आपको एक ध्यान रखना है, जो लेटर रीअप्रोचमेंट में एक बार प्रयोग हुआ है वो एक बार ही यूज होगा, और अगर कोई ऐसा लेटर जो रीअप्रोचमेंट आया ही नहीं उसका प्रयोग हुआ है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बात आ रही समझ में। जैसे रीअप्रोचमेंट में बात करें तो पी है वो 2 बार प्रयोग हो रहा है, तो इससे बनाए गए शब्द में भी पी ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही प्रयोग हो सकता है। ठीक है, चलिए पहला सवाल है मैच इट बन सकता है, ऑप्शन बी है अप्रोच, तो अप्रोच तो क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी को अगर आप ध्यान से देखते हो तो रैपिड यहां पे लिखा हुआ है और रैपिड में आई आ रहा है। आप मुझे बताइए रीअप्रोचमेंट में कहीं भी हमने आई का प्रयोग किया नहीं किया, तो यह शब्द यहां पे नहीं बन सकता। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, यहां पे आपको डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है। नंबर 1 जो शब्द है वो है मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो नंबर 2 है वो है मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैन्युफैक्चर। और नंबर 3 जो शब्द है वो है मेंटेन, और नंबर 4 जो शब्द है वो है मैनर। ठीक है, अब देखिए एम लेकिन MAN यहां तो तीनों में कॉमन है, लेकिन आप मुझे बताइए तो तीसरा लेटर N है और यहां पे आई है, पहले आई आएगा या पहले एन आता है। तो अंग्रेजी वाला में देखते हैं पहले आई आता है, नहीं जो भी क्रम बनेगा उसमें नंबर 3 जो है ये सबसे पहले आएगा। अब आप ऑप्शन पे जा सकते हो, ऑप्शन ए और सी आपका एलिमिनेट हो गया। नंबर 3 जो है सबसे पहले ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में दे रखा है। अच्छा 3 के बाद क्या आएगा, तो यहां पे मैन, यहां भी मैन है, यहां भी मैन है, लेकिन इसके जस्ट बाद क्या ए आएगा या यू या फिर एन आएगा। तो आप कहिए सर ए आएगा, तो 3 के जस्ट बाद एक आएगा और ऐसा दे रखा है ऑप्शन डी में, तो यही आपका आंसर आएगा। आगे आपको सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो सही क्रम बनेगा यहां पे 3 1 4 2। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा मकसद केवल आपको यहां पे जोड़कर, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिखाया उसका आंसर टिक कर दिया, हमने आपको अप्रोच भी बताई है। हर सवाल में अप्रोच बताने की कोशिश की कि कैसे इस सवाल को जल्दी से जल्दी आप टिक कर सकते हैं। अगर इस सवाल को भी आप डिटेल कंसेप्ट से जाओगे जो आपने सीख रखा है तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा रीजनिंग को सोल्व करने के लिए। तो रीजनिंग को आपको 10 से 15 मिनट में सोल्व कर देना है। उसका सबसे बड़ा तरीका है ऑप्शंस। एक बार आप कंसेप्ट लगाइए फिर ऑप्शन चेक कीजिए, जैसे हमने इस सवाल में किया, लगभग हर सवाल में वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है ट्राइंगल यहां पे काउंट करनी है। तो देखिए दोस्तों, ट्राइंगल का जो डायग्राम दे रखा है कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहां पे बढ़ाना चाहूंगा ताकि हम चीजें अच्छे से समझ भी पाए दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम दे रखा है, ये है दोस्तों।
तो अगर आपसे मैं इस प्रकार का बॉक्स दूं और आपसे कहूं कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 और 4 ही बड़ी तो 8 होंगी। यानी जो अंदर वाला बॉक्स इसमें ट्रायंगल कितने हैं, 8 है। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 8 अंदर है और 8 ही बाहर है। टोटल कितनी हो जाएंगी, 16। तो टोटल यहां पे त्रिभुज कितनी है, 16 है। कुछ भी इस सवाल में दम नहीं है, 16 यहां पे ट्रायंगल होंगी। अगला सवाल कह रहा है कि महात्मा गांधी का जो संबंध राजघाट से है वैसा ही संबंध आपको बताना है राजेंद्र प्रसाद का किससे होगा। तो दोस्तों महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है, वैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है महाप्रयाग घाट दोस्तों। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला जो सवाल है उसमें 66 का संबंध कह रहा है कि जो संबंध 66 का 22 से है वैसा ही संबंध आपको 24 का बताना है किससे होगा। तो आप सभी जानते हैं 22 का 3 गुना 66 है, या 66 में 3 का भाग देंगे तो 22 आएगा, वैसे ही 24 में 3 का भाग देंगे तो सवाल का आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो सवाल है ये कह रहा है कि शब्द है AELM, ये लेटर दे रखे हैं 4। इन लेटर्स का प्रयोग करते हुए, केवल एक बार प्रयोग करते हुए, एक लेटर का प्रयोग एक बार ही करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द यहां पे बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों अर्थपूर्ण शब्द यहां पे निकालने के लिए आपकी वोकब का होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल तो आसान है लेकिन कई बार टिपिकल वर्ड भी आ जाते हैं, तो वहां पे वोकबलरी का ज्ञान होना थोड़ा सा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो शब्द बनेगा, सबसे पहले बनेगा मील, फिर बनेगा लीम, फिर बनेगा लैम। ठीक है दोस्तों, और फिर आपका बनेगा एक मेल। तो यहां पे 4 शब्द यहां पे बनते हैं। ठीक है, टोटल 4 वर्ड यहां पे बन सकते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों आपको सार्थक क्रम में दर्शाना है, वो भी अवरोही क्रम में। मतलब कि जो बड़ा महाद्वीप उसको पहले लिखिए और जो छोटा उसको सबसे लास्ट में लिखिए। अब इस सवाल को कई बच्चे सोचने लग जाएंगे, नहीं सोचना नहीं है। आप ये देखिए कि पूरे विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। यानी इस सवाल का जो भी क्रम रहेगा सबसे लास्ट में तो ऑस्ट्रेलिया ही आएगा, और ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में केवल ऑप्शन डी में दे रखा है। यानी इस सवाल का जो सही क्रम बनेगा वो बनेगा 5 2 3 1 और 4 दोस्तों। मतलब कि सबसे पहले आएगा अफ्रीका, अफ्रीका बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये इसका क्या बनेगा, सही क्रम बनेगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों डिजास्टर। शब्द है डिजास्टर। इस शब्द में कितने अक्षर युग्म है, जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं दोस्तों। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं A B C D और E, और एक शब्द है एप्पल, तो हम यहां पे देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और ई के बीच में 3 ही लेटर आते हैं, और यहां भी ए और ई के बीच में 3 ही लेटर है। तो हम कह सकते हैं एक पेड़ कौन सा बन जाता है, ए ई का बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, लेटर युग्म है, अक्षर युग्म, जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं दोस्तों। तो इस सवाल को करने का अप्रोच क्या रहेगा, हर लेटर के आगे आप ABCD स्टार्ट कर दो। सबसे बढ़िया मेथड यही है। जैसे पहला लेटर क्या है, डी। अब डी से आगे जो अल्फाबेट आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में उनको स्टार्ट कर दो। तो डी E F G H I J K कोई नहीं बनेगा। फिर आई से स्टार्ट कर दो, I J K L M N नहीं बनेगा, S T U V W नहीं बनेगा, A B C D E नहीं बनेगा। अब देखिए S T, अंग्रेजी वर्णमाला में भी S के बाद T ही आता है, और यहां भी S के बाद T दे रखा है। तो पहला लेटर क्या बनेगा दोस्तों, पहली पोजीशन बनेगी S T की, और कोई नहीं है यहां पे। अब आपको रिवर्स भी चेक करना है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला R S T, तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी R और T के बीच में S आता है, एक ही लेटर आता है। यहां भी कितना है, एक ही है। तो दूसरा जो पेयर बनेगा वो बनेगा T और R का, रिवर्स क्रम में R और T का। इसी प्रकार से आप चेक करेंगे तो E F G H I J नहीं बनेगा, T U V W नहीं बनेगा, S T U V नहीं बनेगा, A B C D। तो अगला जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, एक बने था T R और एक बनेगा A D। कौन सा बनेगा, D और A। A B C D, वर्णमाला में भी A और D के बीच में 2 ही लेटर होते हैं, यहां भी 2 है, तो पेयर क्या बन जाएगा, D और A। टोटल कुल मिलाकर कितने बनेंगे दोस्तों, यहां पे पेयर 3। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी।
बस आपसे हम इतना ही प्यार चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल है ये सीरीज का है, कह रहा है कि 2, 15, 41 और 80 और अगला नंबर आपसे पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो क्या करें दोस्तों, सबसे बढ़िया तरीका है अंतर निकालने का। सीरीज को ब्रेक कर दो, अंतर ले लो। अगर 2 से आपको 15 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 13, 13 और 2 15 होते हैं। 15 से 41 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 26। फिर आगे कितना है दोस्तों, 39 है। आगे कितना हो जाएगा, फिर 52 हो जाएगा। 13 का मल्टीपल यहां पे ऐड करते हुए चल रहे हैं, तो 80 में आप 52 जोड़ेंगे तो आएगा 132 दोस्तों। ठीक है, तो सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आ जाएगा 132। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, ब्लड रिलेशन का सवाल है। कह रहा है कि बी का भाई ए है। बी का भाई है कौन, ए। तो डायग्राम बना लीजिए भाई, बी है, इसका भाई कौन है, ए। भाई है, मेल पर्सन, वर्ग का निशान। लेकिन बी को अपनी मर्जी से हम कोई भी सिंबल नहीं देंगे क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। आगे डी का पिता सी है। अब ना तो हमें डी के बारे में पता, ना ही सी के बारे में, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। बी की माता ई है, जो ये बी है इसकी माता कौन है, ई है। तो ए माता है, फीमेल पर्सन, सर्कल का निशान। अच्छा जी, ए और डी भाई है। ए और डी क्या है दोस्तों, भाई है, ये दोनों भाई हैं। तो आप मुझे बताइए बी ए डी आपस में क्या होंगे, आप कहीं सर ये दोनों भाई हैं और ये हो सकता है बहन हो या भाई हो, यानी आपस में तीनों क्या है, बहन भाई है। अच्छा जी, और हमने एक स्टेटमेंट छोटा था, डी का पिता कौन है, सी। डी का पिता है कौन, सी। अच्छा, अगर ये तीनों बहन भाई हैं और इनकी माता अगर ई है तो सी क्या है इनका पिता, इसका मतलब ई और सी आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। और सवाल में हमसे पूछा है कि ई है वो सी की क्या लगती है, तो क्या लगेगी दोस्तों, पत्नी लगेगी। ई का सी से क्या संबंध है, तो ई का सवाल ये पूछा है ई का सी से। अब कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज जाते हैं कि बताना क्या है, तो आप ये सोचिए कि जो ई है ये सी की क्या लगती है दोस्तों, पत्नी तो लगती है। तो ऑप्शन डी यहां पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का सवाल था, दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे और सवाल को सोल्व कर देंगे। चलिए आखिरी सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल दे रखा है कि रीजनिंग का अगर आप मिरर इमेज देखेंगे तो क्या बनेगा, रीजनिंग। रीजनिंग का आपको मिरर इमेज देखना है, तो आप ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए आर है, केवल इसी का मैं मिरर इमेज आपसे पूछना चाहता हूं। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिंपल मिरर में देखते हैं, क्षैतिज दर्पण हॉरिजॉन्टल मिरर में देखते हैं, तो वहां पे राइट है वो लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट हो राइट कन्वर्ट हो जाता है। टॉप और बॉटम क्या रहता है, चेंज सेम रहता है दोस्तों। जैसे आर की बात करें, अगर आर की मैं यहां पे बात करना चाहूं तो आर की जो लाइन है ये लेफ्ट में शीशे से दूर है, मिरर से दूर है, तो ये मिरर से दूर रहेगी, यहां लेफ्ट में है तो यहां पे क्या चलेगी, राइट में चलेगी। अब ये घुमाव मिरर की ओर है तो घुमाव मिरर की ओर ही रहेगा, या हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि घुमाव राइट में है तो मिरर में देखोगे तो घुमाव लेफ्ट में आ जाएगा। ये लाइन मिरर की ओर जा रही है तो इसमें भी मिरर की ओर आ जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि लाइन राइट में जा रही थी, यहां पे आ जाएगी लेफ्ट में। ठीक है, तो सेम इसी कंसेप्ट पर इस सवाल को हम सोल्व कर देंगे। तो देखिए जी है, अब सबसे पहले आप आर को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आर को जब आप सोल्व करेंगे तो आर बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, ई ये इस प्रकार से, ए सेम रहेगा, एस ऐसे हो जाएगा, एन फिर एस ओ एन, आई एन और सबसे बड़ी चीज है जी, तो जी आपका बनेगा ये आपका इस प्रकार से। ठीक है, आर ई ए एस ओ एन, तो एन ऐसे बनेगा, आई एन और जी, ये इसका क्रम बन जाता है। ठीक है, और जो भी ऐसा ऑप्शन दे रखा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा रीजनिंग का मॉक टेस्ट। आपको ये कैसा लगा और आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया है कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला अफजाई जरूर करें अगली वीडियो को और बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, तो मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।